आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। इससे जुड़े कुछ टॉपिक आज हम लोग क्लियर करेंगे, खासतौर पे A1.1 में क्या क्या है वो सारी चीज़ें देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या करेंगे। तो पहले न्यूक्लियर विभाजन देखेंगे, प्रमेयिका देखेंगे और एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इनके माध्यम से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ख़ास बात ये है कि ये जो चैप्टर है ये हर एक स्टेट की बुक में, क्लास 10th की बुक में ऐड है। मैंने सारी बुक्स देखी हैं तो उन सब में ये वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर जिसे बोलते हैं वो सब में ऐड है ये। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम को आप ऐसा समझिए, इसकी परिभाषा आप लोग क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखिएगा, सुपरिभाषित चरणों में एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित मतलब जो परिभाषित है पहले से, उसी परिभाषा में चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की संख्याओं को हल करने के लिए विधि प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कंप्यूटर पे देखा होगा या अपने फ़ोन पे देखा होगा कि उस पे एक खास टाइप का एल्गोरिथम होता है जिसके कारण आप लोगों ने कैलकुलेटर आप लोग निकालते हैं तो कैलकुलेटर में वो कैलकुलेट कर देता है। ठीक है ना। तो वो सुपरिभाषित होता है पहले से ही। ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या समझ लीजिए कि एल्गोरिथम क्या होता है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो पहले से ही निश्चित होती है। ठीक है ना। कि ये पहले से परिभाषित है कि हमें इसी रास्ते पे चलना है। ठीक है ना। तो क्या हुआ, सुपरिभाषित है और यह एक निश्चित प्रकार की क्या होती है, एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में प्रदान करती है। तो मैं जैसे मान लीजिए एक रास्ता है, ये सुपरिभाषित रास्ता है और इस पे आप चल के जो आप इसको फॉलो करके, इस रास्ता को फॉलो करके आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आप इसे कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में विधि प्रदान करती है। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेयिका का मतलब ये है कि जो प्रमेय वगैरह होती हैं यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। सिद्ध किया हुआ कथन मतलब जैसे मान लीजिए कोई कथन पहले से सिद्ध हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सिद्ध की हुई प्रमेय है। अब उस सिद्ध की हुई प्रमेय के माध्यम से हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस 1.1 से कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो पहले जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक है ना। तो क्या परिभाषा क्या थी, परिभाषा यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एल्गोरिथम की सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि प्रदान करती है। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये 3। तो आइए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं एक ठो। जैसे मान लीजिए हम लोग ये आखिरी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है ना। ये दोनों इजी हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 867 और 255। ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देखिए और आप लोग को मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा, अच्छे समझा तो ये आपसे यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम कैसे इसको भाग करेंगे। तो हमेशा भाग क्या होता है, यहाँ पे जो अपन लोग भाग करने की प्रक्रिया लगाते हैं इस तरह से, तो अंदर वाले में
हमेशा बड़ी संख्या लिखते हैं अपन, ठीक है ना, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 255 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 255 का अगर भाग देंगे यहाँ पे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है ना। तो कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा 765, ठीक है ना। अब यहाँ से 7 में 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 1 गए, 8 में 7 गए 1, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, अब आप देखेंगे कि ये संख्या क्या हुआ, शेषफल हमारा छोटा आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पॉइंट नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये क्या बोलता है, एल्गोरिथम क्या बोलता है कि इस पे यहाँ पॉइंट नहीं लगाना है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो संख्या आ गई उसके बाद हमें इसे क्या करना है, इसे भाग करना है। किससे भाग करना है, ये जो हमारी संख्या आई है ये वाली, इसका इस पे भाग करना है, इसका भाग करना है। तो 255 आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। यहाँ से स्टेप चेंज होता है हमारा, ये जो शेषफल आया इस शेषफल में क्या होगा हमारा, यहाँ पे आप पॉइंट नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना चालू करेंगे तो इस कंडीशन पे क्या होगा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना होगा, तो 100 200 मतलब 2 बार जा सकता है ये, 3 बार जाएगा तो 306 हो जाएगा, 2 4 6, ठीक है ना। तो दो बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 204 हो गया तो इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग 1 इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5 और ये 0, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 51 आ गया, अब ये इससे जाएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे लगाएंगे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इसका भाग करेंगे इससे, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसका भाग कर लिया 102 का, ठीक है ना। जब हमने किया तो कितना आया, आप लोग देख रहे हो, यहाँ से 2 से करेंगे, अगर गुणा करेंगे इसका तो 91 51 है ये, अब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 102, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ से कट गया, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसीजर लगा, यही सारी प्रोसीजर, अब हमें क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, चरणबद्ध तरीके से लिखना है। खासतौर पे वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। आप इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, ठीक है ना, कौन कौन सा स्टेप आपने फॉलो किया, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप पहले क्या लिखेंगे, पहला नंबर स्टेप क्या लिखेंगे आप लोग, पहला नंबर स्टेप ये लिखेंगे कि आपने क्या किया, ये क्या है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, 867 क्या है हमारा, ये बराबर है किसके, 255 गुणे 3, ठीक है, और प्लस 102, ठीक है, इतना समझ में आ गया, कितना है 102 के, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से 255 क्या है गुणे 3, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। अब सेकंड स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सेकंड स्टेप पे क्या किया था, हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई किया था, सॉरी इसमें इसका भाग दिया था। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग कि 255 बराबर है किसके, 102 गुणे 2 के, क्योंकि 102 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा था यहाँ पे, और शेषफल कितना आया था 51,
1, ठीक है ना। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर बात करें यहाँ से, तो इसका थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे? थर्ड स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो गुणा किया था, मतलब किसका, 102, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 51 गुणे 2। अब प्लस में तो कुछ बचा नहीं, तो आप यहाँ पे +0, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आखिरी में क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, तो आखिरी में हम लोग क्या लिखेंगे? अतः HCF इक्वल टू कितना आया? 51। जो आखिरी में ये आता है वही हमारा क्या होता है? HCF, ठीक है ना। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, सिंपली हम लोगों ने, हमको पता है कि बड़ी संख्या का भाग होता है तो अंदर संख्या लिखी रहती है, तो हमने इससे भाग किया, सॉरी इसका इस पे भाग किया, तो हमने 3 बार गुणा किया इसको, तो ये कितना आया? 765 आया। 765 को हमने सॉल्व किया, माइनस किया, यहाँ से घटाया, तो कितना आया? 102 आया। अब 102 क्या है? इससे बड़ा है, ये बड़ा है इससे, इस पे भाग जाएगा नहीं इस पे, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, यहाँ पे स्टेप चेंज करना है, यहाँ से 255 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया हमने, इसका गुणा 2 बार इस पे किया, तो 204 आया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, शेष फल कितना बचा? 51 बचा। अब सेम हमने मेथड अप्लाई किया। अब ये जो हमारे यहाँ पे था, इसका हमने भाग किया 51 में, तो कितनी बार गया? 2 बार गया, ठीक है ना। तो अभी कितना स्टेप आया यहाँ पे? 102 स्टेप, सॉरी 102 यहाँ पे आ गया। जब 2 बार गुणा किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने जो जो स्टेप फॉलो किए वो स्टेप यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है ना। मेन चीज़ आपका यही है, आपको स्टेप ही इस पे लिखना है, ठीक है ना। आप एक बार इसको नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन इसको नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स 100% कट जाएंगे, ठीक है ना। मार्क्स जो हैं कट जाएंगे, इसलिए आप लोगों को बेहतर यही होगा कि आप इतना तो रफ में करेंगे ही, तो आप साइड में इतना करने के बाद स्टेप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इंप्रेशन अच्छा बनता है। तो ये पूरा स्टेप बताने के पीछे सिर्फ रीज़न इतना था कि आपको इस तरह से लिखना है वहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब ये जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। आप इसका क्या करिएगा, मैं एक हल्का सा हिंट कर देता हूँ यहीं पे। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला है 225 है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135 का भाग करेंगे तो यहाँ से कितनी बार जाएगा? ये एक ही बार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 135 आपने किया, उसके बाद 0, यहाँ पे 12 या 3 है, तो कितना है? 9 आ गया, 90 आ गया। अब 90 का तो इस पर भाग होगा नहीं, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ सिंपली 135 ले लेंगे। 135 यहाँ से लेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 9 दूनी 18, मतलब 2 बार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, सॉरी एक ही बार जाएगा ना, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 आया और कितना आया यहाँ से 4 आया, 45 आ गया। अब क्या करेंगे, 45 का 90 में भाग दे देंगे, ठीक है ना। 90 में जब आप भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 45 दूना 90, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख देंगे कि आपने कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया। आपने पहला स्टेप क्या फॉलो किया, आपने लिखा पहले यहाँ पे कि 225 है बराबर किसके? 135 गुणे 1 और प्लस शेष कितना बचा था? 90, तो इसके बराबर है। आपने स्टेप 1 लिख दिया। स्टेप 2 आपने क्या लिखा? स्टेप 2 आपने लिखा कि 135 बराबर है 90 गुणे 1 प्लस 45, ठीक है ना, ये 45 हुआ। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका
आंसर ही आ गया। तो आप लोग क्या लिखिएगा कि अब ये क्या है 90 यहाँ 90 इजकल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, ठीक है ना। तो अतः हमारा क्या आ गया HCF जो आ गया कितना आया, HCF आ गया कितना 45, ठीक है ना, कितना आया 45 आ गया, ठीक है ना। बस 2 मिनट का था, 2 मिनट में आप इसे सॉल्व कर लेंगे अगर आपको समझ में आ गया है तो। सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे, आप इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत इजी है, सेम प्रोसीजर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन और प्रमेयिका, ठीक है ना। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। तो ये न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो इसके बारे में अगर बात करें हम लोग, आपको याद रखना पड़ेगा न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलती है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय संख्या q और r में विद्यमान है कि a इजकल टू बी क्यू प्लस r है, जहां पे r क्या है, r 0 से बड़ा या बराबर है और r क्या है b से छोटा है, ठीक है ना। ये समझ गए आप। अब इसको कैसे सॉल्व, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, आपने 15 का गुणा 15 का भाग किया 4 से किया तो कितना आया 4 तिहाई 12, 12 यहाँ पे आ गया। अब कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है ना। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हम इसे कि कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि 15 बराबर जो है हमारा वो क्या है a है, ठीक है ना। 15 बराबर हमारा क्या है a है, 4 बराबर क्या है b है और q बराबर 3 है और r जो है r बराबर 3 है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे जो 15 है, 15 मतलब ये 15 बराबर ये है, तो इसका हमने क्या किया b इंटू क्यू, जो आप लोग अभी देखते आ रहे हैं, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था अभी यहाँ पे, तो हमने इस पे क्या किया था, यहाँ पे इजकल टू कितना है, ये जो यहाँ पे आ रहा था, ये आप लोग देख रहे होंगे जब हम लोग यहाँ पे कर रहे थे क्वेश्चन का हल कर रहे थे, तो क्या लिख रहे थे यहाँ पे कि जो 15 है, ये मतलब ये जो 15 है, ये जो 15 है किसके बराबर है, बराबर है b इंटू क्यू, b इंटू क्यू और प्लस 3। हम लोग अभी यही तो सॉल्व करते हुए आ रहे थे और यहीं पे वो क्या बोल रहा है, यही चीज़ यहाँ पे वो बोल रहा है, ठीक है ना। आप इतना समझ गए कि यहाँ पे वो क्या बोल रहा था, हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। a इजकल टू b इंटू क्यू प्लस r, ये जो हमारा r है यही तो हमें सिद्ध करना है, यही तो बोल रहा है वो प्रेमिका, यही तो बोल रही है। तो आगे आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियर करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि ये प्रमेयिका क्या बोल रही है, ये विभाजन प्रमेयिका क्या बोल रही है कि दिए गए दो धनात्मक, क्या बोल रही है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, a और b के लिए ऐसी अद्वितीय संख्या q और r विद्यमान है। तो ठीक है, तो इतना इजकल टू इतना, जहाँ पे r की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है लेकिन b से छोटी है, ठीक है ना। तो b से छोटी होगी मतलब ये जो b है, b से हमेशा ये छोटा ही होगा r, ये तो क्लियर है ना, b से r छोटा ही होगा क्योंकि ये शेष फल आएगा, अगर इसके बराबर भी हो जाता है तो ये फिर और एक बार भाग चला जाएगा। तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये b से r छोटा रहेगा और क्या रहेगा, ये 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है r, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। तो आइए आगे टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इसके इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर एक बनता है आपके पेपर में, इसे अच्छे से समझिएगा कि मैंने क्या बताया यहाँ पे। तो
तो आइए, टॉपिक लंबा हो रहा है लेकिन आप थोड़ा सा समझिएगा इसको अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। तो आइए अगर बात करें कि दर्शाइए कि एक क्वेश्चन है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जो क्या है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होगा, जहाँ पे q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे हल करेंगे? इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग परिभाषा उसकी लिखेंगे। तो उस पर क्या क्या परिभाषा थी वहाँ पे कि दिए गए दो धनात्मक, ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है ना। दिए गए दो धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय संख्याएं q और r हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या माना, एज जब दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, एज इक्वल टू क्या है, BQ + r, जहाँ पे r क्या है, 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा, b से छोटा रहेगा, ठीक है ना। तो हम इसे एक इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने माना BQ + r = 1। अब क्या करेंगे हमें a की वैल्यू तो पता है, a बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा v की वैल्यू क्या होती है, ये v की वैल्यू होती है, ये जो होती है q, ये क्या होती है, v की वैल्यू होती है। तो v + r, ठीक है ना, जहां पे r बराबर क्या है, बराबर ये b से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे। अब v की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो a = कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने a की जगह b की जगह 4q + r लिखा, ठीक है ना। जहाँ दोनों जगह b की वैल्यू पुट करेंगे तो r > 4, ठीक है ना। इतना आ गया समझ में कि हमारा ये इतना कैसे हुआ। अगर आपने को इतना समझ में आ गया तो आगे बहुत ही आसान है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जो a की वैल्यू है, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो r है, r की वैल्यू क्या है हमारी, r की वैल्यू कितनी है, या तो 0 या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, ठीक है ना। इतनी वैल्यू हमारी हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि 4 यहाँ पे आएगा तो क्योंकि 4 बड़ा है, इससे r से बड़ा है, तो इसलिए 3 तक आ सकती है वैल्यू, ठीक है ना। अगर 4 कर देंगे तो फिर r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे ये इस चीज को फुलफिल नहीं करेगा। तो r = कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से केस बनेंगे। तो अगर हम लोग बात करें केस फर्स्ट की बात करें अगर हम लोग, तो जब r = क्या रखें, 0 रखें। अगर हम लोग r = 0 रखते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जब r = 0 हो तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, a r की वैल्यू क्या है, हम लोग 0 रख रहे हैं, तो 4q + r होगा यहाँ पे। तो r की जगह पे हम लोग r है, ठीक है ना। तो हम लोग 4 की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं, हम लोग 0। तो 4q + 0, ठीक है ना, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर इसको 2 से भाग दे दें हम इसको, तो a = कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर 2 से हम इसको भाग दे देते हैं तो क्योंकि हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 2 धनात्मक संख्याएं थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 से इसको भाग दे दिया तो कितना आया हमारे पास, 2 आया। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम यह लिख सकते हैं कि यह संख्या
2 से भाज्य है तो यह पूर्ण धनात्मक संख्या है। ठीक है ना, ये केस 1 बनेगा हमारा कि जब 0 रखेंगे। अब अगर हम लोग मान लीजिए 0 की जगह पे हम क्या रखते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए 0 की जगह पे क्या रख दें, अगर हम लोग 0 की जगह पे यहाँ पे अभी तक क्या रखे थे, अभी 0 की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, सॉरी r की जगह पे हम लोगों ने 0 रखा। केस सेकंड की बात करें तो व्हेन r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग r की जगह पे 1 रखेंगे तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, a इज इक्वल टू कितना हमारा इधर अब a बराबर कितना था 4q प्लस r। ठीक है ना, तो अब हम r की जगह पे क्या रखेंगे, a रखेंगे तो 4q प्लस। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हम तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये 2 से तो भाज्य नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हम अगर इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 ये प्लस इधर आ जाएगा, तो ये 2 से नहीं भाज्य हो रहा। तो हम इस कंडीशन पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यह 2 से भाज्य नहीं होगा, अतः यह क्या है, यह विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, आपको प्रॉपर इसी तरह से लिखना है। अब इसी तरह से अगर हम लोग देखा जाए केस, इस पे 4 केस बने, तो केस अगर बात करें केस थर्ड की, तो थर्ड की क्या बात करेंगे, व्हेन यूज r इजकल टू 2, r इजकल टू क्या हमने रखा, जब 2 रखा, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जब हमने r की जगह पे 2 रखा तो इक्वेशन 1 से आप लोग लिखेंगे, इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो आप लोगों ने 4q प्लस r की जगह पे आपने 2 रख दिया। ठीक है ना, तो अब यहाँ से क्या करिएगा आप, यहाँ से अगर आप लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 कॉमन ले लिया आपने तो 2 इधर से बचेगा, q प्लस 1 हो जाएगा। तो यह क्या है, यह 2 से, तो यह 2 से भाज्य है, तो यह संख्या 2 से भाज्य है, अतः यह क्या है, यह एक पूर्णांक, यह एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, इतना समझ में आ। फोर्थ की बात करें तो जब 3 यूज करें, व्हेन केस, अपन फोर्थ की बात कर रहे हैं ना, केस फोर्थ की बात करें अगर, तो व्हेन यूज r इजकल टू 3। ठीक है ना, जब हमने r की जगह पे 3 रखा तो क्या होगा, आइए देख लीजिए, तो 4q प्लस r की जगह पे आपने 3 रखा, जो हमने r की जगह पे क्या रखा, r की जगह पे हमने 3 रखा, तो इस कंडीशन पे देखिए ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये कटेगा नहीं 2 से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए यह क्या है, क्या है ये, यह विषम धनात्मक या विषम पूर्णांक
सॉरी यहाँ पे धनात्मक लिख दीजिए, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ये सारे स्टेप आपको फॉलो करके ये सारे स्टेप लगाना है और इस तरह से सॉल्व करना है। इससे एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है ना, इसका एक दो क्वेश्चन अगर आप लोग और बोलेंगे, प्रक्रिया यही है। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने की प्रक्रिया यही है। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और अगर हम लोग देखें, जैसे इस क्वेश्चन पे धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई एक संख्या यहाँ पे क्या हो, स्क्वायर में हो, तो यहाँ पे बदल जाएगा। बाकी प्रोसीजर इतना ही रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। आर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही चेंजेस करना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं उस पर भी एक क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रोसीजर सब में यही लगेगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की बात करेंगे। ठीक है ना, 1.2 की नेक्स्ट प्रश्नावली पे नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।